ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नकाल पर रार बरकरार है और उसी को लेकर तमाम वो सवाल, तमाम वो प्रश्न जो इस वक्त हर किसी के जहन में है, जनता से जुड़े हुए वो तमाम मुद्दे, क्योंकि स्थिति कोरोना काल में बहुत कुछ बदल चुकी है और इस स्थिति के बदलने के बाद तमाम वो सवाल सरकार के नुमाइंदों से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन सदन ही एकमात्र ऐसा लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर ये सवालों को दागा जा सकता था, लेकिन उस पर रोक लगने के चलते नाराजगी जाहिर की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हरिहर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जिसका जिक्र अभी फखरुल हसन जी ने किया ब्रेक से पहले कि क्यों विरोधी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है ऐसी स्थिति में, जब सदन के अंदर, क्योंकि जनता जनार्दन आपको देख रही है और विपक्षी पार्टियों की ओर से जनता की आवाज उठाने का काम किया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी आवाज को अगर आप दबा देंगे तो फिर कैसे सवालों का जवाब मिल पाएगा जनता को, विरोधी पार्टियों को? हरिहर जी। जी, मोदी सरकार ने, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जनता की आवाज को दबाने का नहीं, जनता को साथ लेकर चलने का काम करती है। आप देखिए, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 20 लाख करोड़ कहाँ गया, उनको ये नहीं पता कि सीधे किसानों के खाते में, महिलाओं के खाते में, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव के लोगों को, सबके खाते में सीधे पैसा गया और बिचौलियों को हटाया गया। जिसके पास पैसा गया उसको पता है कि उसके पास पैसा आया, उसको राहत मिली है। दूसरी चीज, जितने भी बड़े मुद्दे हैं, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाने का मुद्दा हो, या दूसरे बड़े मुद्दे हो, सरकार स्पष्ट रूप से सारी चीजों को रखती है और विपक्ष को की तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं आता है कि ये एक सकारात्मक बात है या सकारात्मक सुझाव है, इसमें ये बदलाव आप कीजिए तो देश के लोगों को इससे फायदा होगा। सिर्फ हर बात पे राजनीति करना, आलोचना करना, ये सिर्फ विपक्ष का मकसद बन गया है। कोई भी काम आज तक, पिछले 2014 से आज तक का, हेमंत जी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सरकार ने जो भी काम किया हो, एक सुझाव कोई विपक्ष बता दे कि ये सकारात्मक हमने सुझाव दिया जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर मैंने कई बार सरकार को चिताया कि अब भी वक्त है, समझ जाइए, लेकिन उसके बावजूद सरकार सुनती नहीं है। हेमंत जी, विपक्ष की आवाज सुनाई देती नहीं क्या सरकार को? हेमंत जी, राहुल गांधी का सुझाव पार्टी में लोग नहीं मानते, जिस पार्टी को नेता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनका सुझाव कितना गंभीर और कितना। सर, बात ही खत्म हो गई ना सर। जब आप विरोधी पार्टी को विरोधी मानते नहीं, विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं, आपको इतना गुरूर हो चुका है। विपक्ष मानते हैं आपको सर, गुरूर हो चुका है, तो आप कैसे विपक्ष मानेंगे? अजय जी कुछ करें, कमेंट करिए। ठीक है अजय जी। हेमंत जी, तो दम नहीं होता। हेमंत जी, अभी हरिहर जी ने कहा कि सदन के बाहर भी सलाह देते, और जहां तक आपने कहा कि राहुल गांधी ने सलाह दी थी फरवरी 2020 में, जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था, और राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना के बारे में कहा और आर्थिक सुनामी के बारे में कहा, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने उस सकारात्मक सलाह को नहीं माना और वो डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में लगे रहे। तो ये चूक हुई। हमने, यही सोनिया गांधी जी ने बोला, हमने जब जब मौका मिला, हमने कुशल विपक्ष की तरह बिना किसी भेदभाव के बड़ी सकारात्मक सलाह दी, इन्होंने नहीं मानी। और अभी इन्होंने कहा, हरिहर जी ने, कि सदन की क्या जरूरत थी प्रश्नकाल की। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के पन्नों को मत फाड़िए आप। वो संविधान बनाया था सोच समझ के। हमें लोकतंत्र को बचा के रखना है, ये दोनों सदनों का दायित्व है, देश का दायित्व है। और जहां सदनों में ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप देखिए, तो बाकी की सरकार अलग प्रदेशों में, वहां पर तो एक दिन भी सदन नहीं चल पाया, विधानसभा नहीं चल पाया। ये भी तो बताइए ना सर, इससे भी तो अवगत करवा दीजिए अजय जी। वहां पर आप भूल जाते हैं, वहां पर जहां पर आपकी सरकार होती है वहां पर नियम कायदे अलग कर देते हैं आप। वहां पर विधायकों को डर लगता है, सदन के अंदर सांसदों को डर नहीं लगता। अभी भी 23 सांसद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ये तो स्थिति है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही राहुल गांधी। ठीक है सर, आप 1975 की बात कर देंगे हरिहर जी, मुझे मालूम है,
आप 1975 का जिक्र कर देंगे, समझ में आ रहा है मेरे, आप वहां जा रहे हैं, ठीक है सर, मैं लौटूंगा। नहीं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही राहुल गांधी ने कागज फाड़ के फेंक दिया था, वही राहुल गांधी है जिनकी बात ये कर रहे हैं। अरे हमने आपका कागज नहीं फाड़ा कोई, फाड़ के फेंक दिया। अच्छा ये बताओ हरिहर जी, हमने कोई कागज फाड़ा आपका बताओ? दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने दूसरी चीज, आपका कौन सा जो कागज कोरोना फाड़ की दिया? बात ये कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, हमने तो सलाह दी और हमने मदद भी की, ठीक है सर। बसे भी नहीं उत्तर प्रदेश में। यही चिंता का विषय है ना सर, कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस तरीके से झगड़ती हैं कि फिर जनता के बारे में सोचेगा कौन, ये समझ से परे हो जाता है, राजनीतिक बातें होनी शुरू हो जाती हैं जब। ठीक है, मैं सर लौटूंगा। आपका कर्तव्य है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोरोना भी है, कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य प्रश्नकाल को लेकर नहीं है, सिर्फ सदन चलाना है। 18 दिन चलाएंगे लेकिन प्रश्नकाल नहीं लेंगे। ठीक है हरिहर जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुरजीत जी क्या कहेंगे सर, क्या वाकई में केवल राजनीतिक पार्टियों की ओर से या कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है, यही वजह है कि इस तरीके का जिक्र हो रहा है? क्योंकि हम वो भी देख रहे हैं कि 23 सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये भी स्थिति एक तरफ। हेमंत जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि कोई भी नेशनल टेलीविजन के पैनल पे आ जाए बिना जानकारी के। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो संसद की कार्रवाई पर जानकारी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, एक पैनलिस्ट को संसद की कार्रवाई की जानकारी नहीं है और दूसरे को इकोनॉमी की जानकारी नहीं है। ये सबको आपके श्रोताओं के लाभ के लिए भी मैं बता दूं कि क्वेश्चन आवर होता क्या है। क्वेश्चन आवर सत्र की शुरुआत में होता है, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि स्टार्ट क्वेश्चन होता है, नॉन स्टार्ट होता है, प्राइवेट मेंबर का क्वेश्चन होता है और इसके अलावा एक वो क्वेश्चन होता है जिससे पहले नोटिस जारी करनी पड़ती है। और इन चारों तरह के प्रश्नों के लिए जिस मंत्री को ये प्रश्न किया जा रहा है उसे वहां पर मौजूद होना पड़ता है। बिल्कुल। अब आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर की विधानसभा की सत्र शुरू नहीं हुई है कोरोना के डर से। हाँ। और एक तो ये वजह है, ऊपर से आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सूचना दे दी कि कितने सारे सांसद बीमार पड़ गए हैं। हाँ। तो ऐसे में तो तकनीकी कारणों से ही और इनके स्वास्थ्य के कारणों से ये सत्र नहीं हो सकता था आज के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे सत्र में नहीं होगा। हाँ। ये आज की बात है सर। दूसरी बात ये, जब भी हम बजट से आवंटन करने की बात करते हैं तो ये किस इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा है कि सरकार उठाकर पूरा का पूरा पैसा किसी के हाथ में जाके दे देगी और उससे जाके पूछना पड़ेगा, हाँ भाई तुमको 20 लाख करोड़ मिले क्या? तो बचकानी बात है ये तो पता होना चाहिए कि बजटरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है। इस तरह की बेहुदी बेतुकी बातें हो रही है इस शो पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बात करें तो सीरियस बात करें कि ये जो आवंटन हो रहा है, एक अंश उसका अवश्य डीबीटी में गया है, उसके बारे में आप किसी से जाके सीधे पूछ सकते हैं कि ये पैसा आपको मिला कि नहीं मिला। हाँ। बाकी के जो पैसे हैं वो बहुत सारे सरकारी मिल गया है, आप मानते हैं सर? ये तो पूछना पड़ेगा ना उनको जाकर, लेकिन ये नहीं कहना पूछना है कि 20 लाख करोड़ मिले क्या। वो तो किसी को नहीं मिलेगा, न कभी नहीं मिलेंगे, किसी सरकार के दौरान भी नहीं मिलेंगे। वो तो अगर आप कहते हैं कि हमारे देश का इतना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आप किसी से जाके पूछते हैं कि आपके पास इतने $1 ट्रिलियन है क्या? हाँ। ये किस तरह की मतलब ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो ये सीरियस बात होनी चाहिए इसमें। ठीक है, सदन के अंदर सुरजीत जी, अगर जीडीपी को लेकर सवाल दागे जाएं, अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल दागे जाएं, बेरोजगारी का अगर सवाल उठाया जाए, या फिर चीन भारत सीमा में स्थिति इस वक्त एक्चुअल हमारी है क्या, इसको लेकर अगर सवाल दागे जाएं तो क्या गलत है सर? क्या इस पर जवाब नहीं मिल सकता? तमाम प्रारूप बना लिए, तमाम प्रोटोकॉल है सदन का, 18 दिन उसको चलाना भी है। ऐसा है, बिल्कुल। हाँ। सारे प्रश्न पूछिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सत्र के दौरान ही पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि ये जो 23 सांसद जो बीमार पड़ गए हैं, अब बीमार पड़ गए हैं तो समझ लीजिए कि 10-15 दिन तो कोरोना वायरस से उबरने के लिए लगेंगे इनको। जी जी। तो ये मंत्री तो, इनमें से जो मंत्री है वो तो जवाब नहीं दे पाएंगे प्रश्नों का, उनको तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं वो प्रश्न करेंगे या फिर उनके जो जूनियर हैं वो प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है फखरुल हसन जी, आपने भी कहा कि विरोधी पार्टियों में हमें बिल्कुल भी तवज्जो दी नहीं जाती, हमसे भी कुछ कंसल्ट कर लिया जाए तो शायद इस देश की तरक्की में हमारा भी कुछ साथ हो जाए, कुछ समर्थन हो जाए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या वाकई में सरकार की ओर से कोई मंशा नहीं है, सवालों का जवाब देने की मंशा नहीं है, या फिर ये स्थिति इस वक्त आन पड़ी है कि जवाब है ही नहीं सरकार के पास?
देखिए, सरकार जवाब देना भी नहीं चाहती और सरकार के पास जवाब है भी नहीं। सरकार झूठ, आपको अगर सदन में कोई जवाब देना पड़ेगा, लिखित जवाब देना पड़ेगा, तो आप झूठ नहीं दे सकते। या तो आप उस सवालों से भाग जाइए और जवाब आपको अगर देंगे और आपसे प्रश्न काल में सवाल पूछा गया और लिखित सवाल पूछा गया तो आपको उसका लिखित जवाब भी देना है। तो आप उन सवालों से भागना चाहते हैं। हम पूछेंगे कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुसी है नहीं घुसी है, हम उस पर लिखित सवाल भी करेंगे। आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। लिखित का ही तो प्रारूप है सर, लिखित का जवाब तो मिलेगा आपको, मौखिक तौर पर जवाब नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति बनाई गई है। ये जो स्थिति है कोरोना काल में, यही तो स्थिति है ना सर। उसका हाँ। अगर सवाल हम आज पूछ रहे हैं तो उसका जवाब कब मिलेगा, उसका समय कौन निर्धारित करेगा। हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम देश के सामने सवाल पूछना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है कि आखिर चीन की जो समस्या है देश में, उसकी स्थिति क्या है, आखिर उसका उस सवाल का जवाब देने से क्यों बचती है सरकार। हमें कोरोना के जो हाहाकार है पूरे देश में, 1-1 लाख पेशेंट 24 घंटे में मिल रहे हैं। अगर हम उस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो ये सरकार क्यों भागना चाहती है। आज रोजगार की बात है, अगर हम रोजगार पे सवाल पूछना चाहते हैं तो ये सरकार क्यों भागना चाहती है। अभी मैंने जो इकोनॉमी पे सवाल पूछा था, 20 लाख करोड़ पे सवाल पूछा था, मैं भी सुन रहा था, बहुत से मित्रों ने कहा कि ये सवाल वाजिब नहीं था, घुमा के किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार बैठी थी कैमरे पे मीडिया के सामने 2-2 घंटे, उन्होंने बताया था कि ये पैसा इस सेक्टर में जाएगा, ये पैसा यहाँ जाएगा, ये इनको मिलेगा। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि वो जो आपने इतनी बड़ी बातें बैठ के 3-3 घंटे 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-2 दिन 3-3 दिन की थी कि ये इस सेक्टर में पैसा यहाँ जाएगा, उस सेक्टर में यहाँ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो पैसा क्या उस सेक्टर में आया। अभी भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी मित्र हमारे बोल रहे थे कि वो पैसा किसानों के खाते में सीधा चला गया और ये पैसा उज्ज्वला योजना से चला गया। अरे मित्र, पहले जानकारी कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपकी जानकारी दुरुस्त है तो हमें इसी सवाल का जवाब आप इसी तरीके से लिखित दे दीजिए कि आपने 20 लाख करोड़ इस तरीके से जनता के पाले में आपने जनता के खाते में डाल दिया। आप झूठ बोलने का काम इस मीडिया में चैनल पर बैठ के भी करते हैं और सदन में भी झूठ बोलते हैं, इसलिए आप सवालों से बचना चाहते हैं। लेकिन देश का नौजवान, देश का किसान, फखरुल जी, लेकिन कम से कम इतनी तो गनीमत है। फखरुल जी, कम से कम इतनी तो गनीमत है। यही बात मैं अजय जी से भी कहना चाहूंगा कि विधानसभा तो 1 या 2 दिन चल पा रही है, ऐसी स्थिति है, लेकिन कम से कम सत्र तो 18 दिन चल रहा है। इस पर तो कम से कम आप ख्याल कीजिए कि इतना ख्याल तो कम से कम सदन में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से रखा गया है, स्पीकर साहब की ओर से रखा गया है। कम से कम इसमें तो सहमत हो जाए सर। सवाल ना पूछने दीजिए तो उस तक चलाने में क्या फायदा। 18 दिन नहीं 28 दिन भी चलाइए, आप हमें सवाल ही ना पूछने दीजिए तो क्या फायदा है सत्र का। ठीक है, हरिहर जी क्या जवाब है सर। सत्र के समय बढ़ा देना या फिर उसके प्रारूप को चेंज करने के बावजूद भी हमें अगर सवालों का जवाब मिले नहीं तो विरोधी तो परेशान होंगे ना, नाराज होंगे ना, उनकी नाराजगी जायज है। हेमंत जी, इनकी नाराजगी जायज है, लेकिन क्या ये देश के अंदर नहीं रहते? स्कूल खुल गए क्या? स्थितियां सामान्य हो गई क्या? हर राज्य में विधानसभा चलती है, सबका विधानसभा का सत्र सभी राज्यों का क्या प्रॉपर चल रहा है? सब लोग परेशान हैं। आज हमारे सांसद कोरोना पॉजिटिव हो गए। जब सांसद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तमाम सुरक्षा के बाद भी ये बीमारी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को घेर रही है। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य है लोगों का जीवन बचाना। राजस्थान में पहला कर्तव्य है लोगों का जीवन बचाना। में क्या किया? आप कोरोना काल की बात करते हैं, राजस्थान में आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। आपका प्रयास असफल हुआ वहां पे। आप शांत हो जाइए। हमारे माननीय साथी जो कह रहे हैं, जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, अगर हम उनसे पूछना चाहें कि क्या विधानसभा प्रॉपर चला ले जाएंगे? 1 दिन 2 दिन का एक सांकेतिक विधानसभा चल रहा है, फिर भी हम लोगों ने तमाम उपाय के बाद भी 18 दिन तक हम लोग सभा चला रहे हैं, जिससे तमाम इम्पोर्टेंट बिल पास हो जाएं, जरूरी चीजें पास हो जाएं, ठीक है, देश में कोई संकट न रहे, इस कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि रुकिए गुप्ता जी ने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार साहब, मेरी आप बात सुन लीजिए। सदन में आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना। ठीक है, हरिहर जी को एक बार सुन लेते हैं, एक बार, ठीक है। मैंने इनको तसल्ली से सुना। जी बोलिए। जैसे हमारे साथी कह रहे थे
कि लॉकडाउन लगा और किसी को विश्वास में नहीं लिया सरकार। पूरी दुनिया ने मोदी सरकार की इस फैसले का स्वागत किया। हरियर जी, लेकिन अभी ठीक है आपकी बात सर, मैं उस बखान, उस गुणगान और उन तमाम भाषणों पर नहीं जाना चाहता हरियर जी। मैं इस वक्त की एक्चुअलिटी पर बात करना चाहता हूं। जो बात अजय अरोड़ा जी कर रहे हैं, फखरुल जी कर रहे हैं, हरियर जी वही बात मैं बार बार कर रहा हूं। लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता हूं सर कि क्या संतुष्ट नहीं कर पा रही है विरोधी पार्टियों को वर्तमान की सरकार, जनता को? हेमंत जी 135 करोड़ का देश है, ठीक है। सभी लोगों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। हम लोग ठीक है, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर क्या कर रही है गवर्नमेंट की, क्या स्ट्रेटेजी है सर, उस पर ही बता दीजिए। क्या एक्चुअलिटी है वो पता चलनी चाहिए जनता को भी। क्यों अभी तक सारी चीजें सामने नहीं आ पा रही, वही बात पूछ रहे हैं अजय जी भी, फखरुल जी भी। जो एक सवाल उठा रहे हैं कि आज 1 लाख केस आ रहे हैं, 90,000 केस आ रहे हैं, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि आज कितने टेस्ट हो रहे हैं। जब केसेस नहीं आ रहे थे तो टेस्ट नहीं हो रहे थे, आज करोड़ में टेस्ट हो रहे हैं, तो लाख में केसेस आ रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहा है, हम भाई साहब हम यही हैं, आप भी यही हो। 2 करोड़ टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में। अगर लाख या 90,000 केसेस आ रहे हैं तो आप ये देखो ठीक होने का रेशियो क्या है। सर वो टेस्ट कैसे हो रहे हैं? आप 2 करोड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट कैसे हो रहे हैं? तमाम ऐसे सांसदों की स्थितियां अगर देख लेना सर, तो वो कह रहे हैं कि एक जगह रिपोर्ट कराते हैं तो नेगेटिव आ जाती है, दूसरी जगह रिपोर्ट कराते हैं तो पॉजिटिव निकलती है। सर ये तो सिस्टम है इस प्रदेश का, इस देश का। आप कैसी बात कर रहे हैं कि 2-2 करोड़ टेस्ट करवा रहे हैं? जनप्रतिनिधियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं आप, जनप्रतिनिधियों को लेकर कोई एक्चुअलिटी समझ में नहीं आ रही, तो बेचारी जनता का क्या हाल होगा? पहले नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये तो खेल कर रखा है कोरोना को लेकर हरियर जी। फिर आप कहते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पर जाकर या फिर सदन के अंदर सवाल ना पूछें। चाहे कहां जनता सर, जनता आखिर कितना गुमराह करेगी वर्तमान की सरकार, ये समझना जरूरी है ना। खैर मैं कोरोना पर नहीं जा रहा, मैं तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ये समझना चाहता हूं कि सेना को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विरोधी पार्टियों को साथ देना चाहिए। साथ में खड़ी है तमाम विरोधी पार्टियां, लेकिन कम से कम एक्चुअलिटी को जनता को दिखाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना सर। क्यों देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे? हेमंत जी, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई आया ही नहीं हमारी सीमा पे। प्रधानमंत्री का क्या बयान था? हमारी सीमा पे कोई आया नहीं। फिंगर 4, फिंगर 5 पे क्या पोजीशन है आज देखिए देश की। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का क्या बयान था देखिए। इसलिए तो कह रहे हैं हेमंत जी, इसीलिए हरिहर जी बचना चाह रहे हैं। प्रश्न उत्तर से क्यों बचना चाह रही है सरकार? सरकार को पता था, कुछ नहीं बोलते। नहीं आपको पता था। सर क्या करें सर, विरोधी पार्टी करे क्या? सदन के अंदर प्रश्नकाल होने नहीं देते, तो यहाँ आकर वो अपनी सवालों का जवाब पूछना चाहती है ना सर। कुछ तो ख्याल हमको भी रखना पड़ेगा। आप सदन के अंदर उनके लिए प्रश्नकाल छोड़ नहीं रहे, तो कम से कम हम तो सवालों का जवाब यहाँ से ले लें, जनता तक जाए कम से कम मैसेज कि है क्या जवाब, क्या वाकई में स्थिति ठीक है या नहीं देश की। शांत करिए तभी तो जवाब देंगे। ठीक है दीजिए सर दीजिए। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर क्या है, क्या पॉलिसी है बताइए। भारत चीन सीमा विवाद बहुत पुराना है और चीन की जो नीति विस्तारवादी नीति है, आज वो 23 देशों से लड़ रहा है अपनी विस्तारवादी नीति के कारण। हम भी उसमें एक है, लेकिन ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में जो चीन को LOC पे करारा जवाब मिला। LAC और इस जवाब से वो परेशान है। आप शांत रहिए, एक बार आप शांत रहिए। हरिया जी 21 सैनिक शहादत हो गई, आपने भी हत्या कर दी है। अरे आप शांत रहिए, एक बार आप शांत रहिए। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पे भी लड़ रही है, कूटनीतिक मोर्चे पे भी लड़ रही है, सैनिक मोर्चे पे भी लड़ रही है। चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है मोदी सरकार ने, और आज ये पहली बार हुआ है। ठीक है हरिहर जी, बात पूरी हो गई आपकी। एक बार अजय जी को इस पर जोड़ लेते हैं। करने के लिए फखरुल जी भी कुछ कह रहे हैं, आपने जवाब दे दिया। अजय जी अपनी बात रखें, सवाल पूछिए अजय जी, आप पूछिए। हेमंत जी, मैं सुरजीत जी के पास जाऊंगा मैं। हेमंत जी मेरा, ठीक है फखरुल जी लौटूंगा, एक बार अजय जी की बात पूरी हो जाए। अजय जी बोलिए। हरिया जी से एक सवाल है, इन्होंने चाइना हिंदुस्तान के बॉर्डर की बात की, गलवान रैली की बात की, फिंगर 4 फिंगर 5,
आज हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कमांडर लेवल पे, हमारी मेजर लेवल पे, हमारे विदेश मंत्रालय से सारी बैठकों का कोई अभी नतीजा नहीं निकला और चाइना आज भी हमारी सीमा पर है। ठीक है, छोटा सवाल है, हरिहर जी से ले लेते हैं। अजय जी बिल्कुल छोटा सवाल, हरिहर जी ये गंभीर विषय है और हम इनके देर के साथ हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है हरिहर जी जवाब दीजिए। तमाम बैठकें हो गई सर, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला नहीं और आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि 10,000 लोगों की जासूसी कर रहा है चीन की कंपनी। ये तो हाल है सर, दीजिए जवाब। चीन आज इतना बेबस है हिंदुस्तान की सरकार से। आप देखो कि उसकी 224 ऐप बंद हो गई, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो गया बिजनेस का, और हिंदुस्तान आज लीडर है। अमेरिका ने भी बंद किया सर। अप्रैल से पहले की क्या स्थिति थी, क्या हम उस पोजीशन पर है या नहीं, मेरे को जवाब दे दीजिए। छोटा सवाल है सर, छोटा सा सवाल है, फिर मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उन पर जाना होगा मेरे को। प्लीज हरिहर जी, छोटा सा सवाल है, अप्रैल से पहले की जो पोजीशन थी क्या उस पर है सेना हमारी है क्या सर? सीमा मैं बता रहा हूँ जल्दी। हिंदुस्तान की सीमा पर चीन ने 1 इंच हमारी जमीन को कब्जा नहीं कर पाया है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। फकरुल जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी लौटूंगा। फकरुल जी अपनी बात रखें, मैं लौटूंगा फिर। फकरुल जी देखिए, मोदी सर अभी इन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की बात की, मोदी सरकार की आर्थिक नीति की बात। मोदी सरकार ने जब 2016 में नोटबंदी की थी, तभी इन्होंने आर्थिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया था। आज नोटबंदी के जो साइड इफेक्ट हैं, ये 2 साल और 3 साल बाद आ रहे हैं। आर्थिक मंदी और आर्थिक स्थिति जो भारत की खराब हुई है, वो इनकी जो नीतियां हैं उनके वजह से खराब हुई है। ये विदेश नीतियों की बात करते हैं, विदेश नीति सिर्फ एक चीन समस्या नहीं है। आज तो नेपाल जैसी देश भी हमारे लिए समस्या पैदा हो गया। नेपाल भी हमें आके दिखा रहा है। ये कैसी सरकार है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? आखिर चीन को हम क्यों नहीं करा रहे जवाब दे रहे हैं? आखिर हमारे में हम जो हमारी सेना वो सक्षम है, वो जवाब देने के लिए चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई भी और देश हो, हमारी जो भारत की सेना है वो सक्षम है उस जवाब को देने के लिए। लेकिन जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है वो हम इस काम में आड़े आ रही है। हम इसीलिए बार बार सवाल करते हैं कि चीन की स्थिति क्या है, चीन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मैं सुरजीत जी को जोड़ लूं, फिर उसके बाद हरिहर जी इसका जवाब आपसे ले लूंगा। हरिहर जी मैं लौटूंगा। सुरजीत जी क्या कहेंगे सर? चीन भारत सीमा विवाद, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक संकट, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जवाब हर कोई चाहता है। एक छोटा युवा भी चाहता है जो अपना सपना देख रहा है कि उसको आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा, लेकिन जब वो देखता है कि आर्थिक संकट ऐसा है कि माइनस में हमारी जीडीपी चली गई है, तो फिर वो कैसे आश्वस्त हो जाए इस वर्तमान सरकार से? सुरजीत जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस चूंकि पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी है, इसलिए विश्व में एकमात्र चीन के अलावा किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तमाम ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि चीन ने बदमाशी करके खुद ये पूरी दुनिया पे छोड़ा है ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर पाए, क्योंकि वुहान जहां से ये बीमारी शुरू हुई उससे कुछ ही किलोमीटर दूर सुरजीत जी हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या इसमें जो इस वक्त स्थिति है सुरजीत जी, क्या गवर्नमेंट क्या सही दिशा में चल रही है? इसका जवाब मैं हाँ और ना दोनों में देना चाहूंगा, क्योंकि एक तो देखिए बॉर्डर की स्थिति एक है, उसके लिए मिलिट्री वाइज जवाब देना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा कोरोना वायरस के संदर्भ में इकोनॉमी वाइज भी जवाब देना पड़ेगा। तो जहां तक भारतीय सेना के जवाब का प्रश्न है, बहुत ही मेरे ख्याल से डट कर हमारे जवान मुकाबला कर रहे हैं और आईएएफ की तरफ से भी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी पूरी तैनाती हो चुकी है। तो वहां पर स्थिति बिल्कुल कमजोरी की नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा भी जो पहलू है, जो इकोनॉमी वाला पहलू है, उसका भी मजबूत होना आवश्यक है अगर युद्ध की स्थिति आ गई तो, क्योंकि फिर युद्ध को फंड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं इस बात से पहले दौर पे, जब कोरोना वायरस का दौर शुरू हुआ था, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, शुरुआती दौर में मैंने देखा कि सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया थी उससे मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सरकार को किसी चीज की जानकारी नहीं है क्या। हाँ। एक घटना की मैं बात बताता हूं आपको। जिस दिन स्पेन से ये खबर आई और इटली से ये खबर आई कि उन्होंने चीन को सारा माल अपना वापस कर दिया था क्योंकि उनको फर्जी नकली माल भेजे गए थे अपने पैसे के, ठीक है, उसी दिन खबर आई कि हमारे बंदरगाहों में चीन से बहुत सारा माल आया पड़ा हुआ है और हमारी सरकार ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। हाँ। ये तो अभी हाल में ये जो सब टिकटॉक बैन करना और सब ऐप बैन करना, ये तो अभी शुरू हुआ है।
अभी से 3 महीने पहले बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी उस इकोनॉमिक फ्रंट पर भी मुकाबला हो रहा है और कूटनीतिक फ्रंट पे भी हो रहा है। आज ही मैंने अभी कुछ समय पहले खबर चलाई कि जर्मनी ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें कि एशिया का केंद्र बिंदु भारत होगा, चीन नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, मतलब भारत की कूटनीति भी काम कर रही है। ठीक है, यानी कि इन सारी चुनौतियों से निपटने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आने वाले वक्त में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। ये जिक्र सुरजीत जी करना चाहते हैं। अजय जी क्या सहमत है, फकरुल जी क्या सहमत है? उसके बाद फिर हरिहर जी के पास जाऊंगा मैं। अजय जी। हेमंत जी, जहां तक अभी मैंने सुना गुप्ता जी को, इन्होंने जो हमारा पहले आयात होता था चाइना से वो खत्म हुआ और कई माल पुराने रखे हुए थे, क्योंकि मैं दिल्ली के व्यापारियों का नेतृत्व भी करता हूं, बता दूं हेमंत जी। और हमने बार बार आवाज उठाई कि चाइनीज माल का बहिष्कार करें, पहली बात। दूसरी, जो हमारे बॉर्डर पे, मैं फिंगर 4 फिंगर 5 की फिर बात करूंगा, और अभी चाइना के ग्लोबल टाइम अखबार ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है हिंदुस्तान के लिए। उस अखबार ने ये लिखा है कि अगर चाइना और भारत का युद्ध होता है सर्दी के दिनों में, बर्फ के दिनों में जब बर्फ पड़ती है, हिंदुस्तान के काफी सैनिकों का नुकसान होगा और कुछ को कोरोना हो जाएगा। और हम उस अखबार की और चाइना के लोगों की निंदा करते हैं। हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना बड़ी मजबूत है और उनको घर जाके अजय जी, लेकिन फिर भी उनको कोट करके अपनी बात रखते हैं आप। ये तो समस्या है ना अजय जी, कम से कम ग्लोबल टाइम्स का तो जिक्र ना करें ना, चीन का मुखपत्र है सर वो। आप फिर उनको कोट करते हैं, फिर उनकी बातों को आप आगे रखते हैं सर। फिर यही वजह ना, ये इसमें राजनीति की बू आ जाती है। फिर वो बीजेपी पार्टी के नेता कह देते हैं कि सर आप उनको चाइना की भाषा बोलते हो, चीन की भाषा बोलते हो। अजय जी, ये समस्या है। हेमंत जी, मैंने निंदा की है, मैंने ये बोला है कि वो आज भी नहीं संभल रहा। मैं हरिहर जी को ये बताना चाहता हूँ, वो आज भी कैसे बयान दे रहे हैं हमारे लिए, इसलिए निंदा करते हैं। और जहां तक अभी देखिए आईपीएल के लिए हमारे भारतीय गृह मंत्री के सपुत्र जयंत शाह जी वहां के महामंत्री भी हैं उसके इंडियन आईपीएल के, और उसमें आप देखिए चाइनीज कंपनी का वो था सौजन्य, उनकी हेल्प थी और उसमें आरएसएस को आगे आना पड़ा। हमने भी आवाज उठाई थी कि भैया जी चाइनीज कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कम से कम भारत के गृह मंत्री के सबको तो शर्म करें कि, और उससे नाता तो नबी की बात है। फिर ठीक है सर, वो सारी चीजों पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। सुरजीत जी वही बात कह रहे हैं। फकरुल जी क्या सहमत हैं इन सारी चीजों को, यानी कि आर्थिक तौर पर भी हम अपने आप को प्रबल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो लोकल से वोकल का जिक्र देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया हो। क्या सही दिशा में सरकार जा रही है या फिर नहीं जा रही है, या फिर खामखा विरोधी पार्टी के नेता जो है वो राजनीति अपनी चमकाने के लिए इस तरीके का जिक्र करते हैं? देखिए, जब उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग आप देखिए लगातार बंद हो रहे हैं और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लगातार आप देखिए कि निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सारी चीजें, रेलवे प्राइवेट हो गया, एलआईसी आप बेच दे रहे हैं। आप किस तरीके से आर्थिक मंदी से उभरने का काम करेंगे? जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, आप उनको सहायता देंगे नहीं। आप 20 लाख करोड़ की बात करेंगे लेकिन वो सहायता उन तक नहीं पहुंचेगी। तो जब सरकार इस पे काम करेगी, नीचे पायदान से जब सरकार काम करना शुरू करेगी, तभी हम आर्थिक रूप से जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम सोचेंगे विरोधी पार्टियों की समस्या, ऐसे कुछ तो काम सरकार की तरफ से हो रहा होगा ना सर। ऐसे तो आप एकदम से सारी चीजों को डिनाई कर दें तो वो भी ठीक नहीं है ना सर राजनीति के लिए। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि निचले पायदान से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें ऊपर के पायदान से उसकी शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, हमें निचले पायदान से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सरकार निसंदेह कुछ न कुछ कदम बढ़ा रही होगी, कुछ न कुछ कर रही होगी, सर उसमें भी होगी, आप जोड़ देते हैं सरकार कदम बढ़ा रही है। सर ये जिक्र करना बड़ा महत्वपूर्ण है, या फिर बढ़ा रही होगी, आप इस पर चले जाते हैं। ठीक है, हरिहर जी से इसका कमेंट ले लूं, उसके बाद चर्चा को विराम देना होगा। हरिहर जी, ये तमाम बातें, ये तमाम पहलू हैं जिस पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक डर और एक चिंता, या फिर ये कहें कि एक सवाल जो आज भी बरकरार है, और जिसका जिक्र राहुल गांधी की तरफ से मैं बार बार उनका नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि उन्होंने चिंता जाहिर की भी थी, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है, और वही स्थितियां निकलकर सामने आती हैं, और फिर वही सवाल अगर पूछे जाते हैं तो फिर बचा जाता है इससे। क्यों? हेमंत जी हमारे साथी अभी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, और चर्चा में आया कि विपक्ष का सहयोग नहीं लेते, विपक्ष की बात नहीं मानते। हमारे विपक्ष के साथी
उसका जिक्र कर रहे, चाइना का जो प्रोपोगंडा है। सर मैंने टोक दिया उस पर, सर अब आप वहां मत जाइए, मैंने उस पर टोक दिया। ग्लोबल टाइम्स का मैंने उन्होंने जिक्र किया, मैंने टोक दिया सर, अब आप उसको मत उठाइए, लेकिन आप जवाब दीजिए नाम प्लीज। लेकर के बातों को करते हैं, इनकी क्या बात सुनेंगे। दूसरी चीज, लोकल से वोकल की बात, चाहे भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात, चाहे स्वदेशी को मजबूत बनाने की बात। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने खिलौना उद्योग को एक शक्ति प्रदान करने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। हमारे तमाम ऐसे उद्योग जो अरे वो जो है अमीन अफ्रीका की कंपनी रहे हैं उनको आगे लाने की बात, जिससे 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 स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। इस तरह के प्रयास लगातार हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फिंगर 4, फिंगर 5 इसमें सब में उलझाते रहते हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारी सेना ने किस तरह से चीन की सेना को पीछे कर दिया। ये सैनिकों की बात है, इसमें मजाक मत करें आप। क्यों परेशान है आज इस पे तंज ना कसें आप। देश की सुरक्षा पे तंज ना कसें, देश की सुरक्षा पे तंज ना कसें, उस पे मजाक ना करें। अपने शब्द वापिस लें, अपने शब्द वापिस लें। देश की सीमा सैनिकों के। हरिहर जी अगर सारी चीजें स्पष्ट हो जाती तो शायद विरोधी पार्टियों के नेता इस तरीके का जिक्र नहीं करते ना सर। समस्या तो यही है, अगर बैठकें हुई हैं तो कोई हल निकला होता तो हम भी दिखाते सर उसको, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारत सीमा विवाद को लेकर क्या एक्चुअलिटी है। क्या अप्रैल से पहली वाली पोजीशन में हमारे सैनिक खड़े हैं? नहीं है जवाब आपके पास। अगर आपके पास जवाब है तो हम भी चला देंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। हेमंत जी मेरी बात सुनिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार ने चाइना से किस किस मुद्दे पर लड़ा। कूटनीतिक, राजनीतिक, सैनिक, तमाम मुद्दों पर लड़के आज सर वो दूसरी लड़ाई शुरू कर दी उसने, वो साइबर अटैक देने की कोशिश कर रहा है सर। ये आप देखिए ना सर, 10,000 लोगों का डाटा उसके पास पहुंच गया है। अप्रैल 2018 से वो कंपनी, ठीक है सर। अजय जी अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर वक्त नहीं है। ठीक है अजय जी कह दीजिए। हरिहर जी प्लीज, अजय जी अपनी बात रख दीजिए। अरे सुन लीजिए, आपके काम की बात है। 20 सेकंड चर्चा ये थी प्रश्न का, आप देश के काम की बात करिए, 30 सेकंड में आप प्रश्न के उत्तर से क्यों भागते हो? प्रश्न के पूरा देश ठीक है सर, कर रहा है। ठीक है सर, वक्त की बेहद कमी है, माफी के साथ सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हरिहर जी आपका बहुत शुक्रिया, फकरुल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरजीत जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर प्रश्नकाल पर रार है और इसको लेकर समस्या बरकरार बनी हुई है। यही वजह है कि सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन सवालों का जवाब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। और इसी को लेकर यह स्थिति बनी हुई है कि क्या देश के वो मुद्दों पर विपक्ष सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाएगी या फिर नहीं। वो ऐसे मुद्दे जो सीधे हम और आप से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रश्नकाल ना होने की वजह से उनका जवाब मौखिक तौर पर तो नहीं मिलने वाला। ये जरूर है कि लिखित तौर पर उसका जवाब जरूर दे दिया जाए, लेकिन वो कब तक आएगा इसके बारे में भी कोई जानकारी है नहीं। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।